हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है, हम इंग्लिश पेडागोजी पे डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश पेडागोजी हम लोग ने 5 दिन पहले स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने 2 से 3 या 4 टॉपिक किए। 3 या 4 वीडियो मैंने पोस्ट की है इंग्लिश पेडागोजी पे। और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है लैंग्वेज स्किल का। लैंग्वेज स्किल्स यानी कि भाषाई कौशल। यही सेम टॉपिक आपको हिंदी पेडागोजी में भी मिलेगा और यही सेम इंग्लिश पेडागोजी में भी होता है, बस यहाँ पे इंग्लिश में होता है, वहां पे हिंदी में होता है। तो अगर एक आप पढ़ ले रहे हैं तो दूसरा कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो लैंग्वेज स्किल ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे दो से 3 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चन बनते बहुत, इसमें टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। जो लैंग्वेज स्किल है और इसकी सब स्किल्स भी इसमें आती हैं, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। तो लैंग्वेज स्किल्स होता क्या है? लैंग्वेज स्किल्स मींस डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा की जो 4 बेसिक स्किल्स होती हैं, 4 बेसिक कौशल होते हैं, उनका विकास। अब वो 4 बेसिक कौशल क्या होते हैं? वो होते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसको मैं शॉर्ट में LSRW भी बोलती हूँ। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है, सीक्वेंस है। इसे हम ऐसे ही लिखते हैं LSRW। ये अपने सीक्वेंस में होनी चाहिए और इसी सीक्वेंस में इनका डेवलपमेंट भी होना चाहिए। यानी कि ये जो स्किल्स होती हैं, लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये जब इसी सीक्वेंस में हम सीखते हैं तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज बहुत अच्छी डेवलप होती है हमारी। ये इफेक्टिव होता है और इंटीग्रेटेड मैनर में सीखते हैं। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ these skills must be in their sequential order and in integrated manner। यानी कि ये जो स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये जब इसी सीक्वेंस ऑर्डर में डेवलप होती हैं, इसी सीक्वेंस ऑर्डर में डेवलप होनी चाहिए और इंटीग्रेटेड मैनर में। इंटीग्रेटेड मैनर में यानी कि ये जो स्किल्स होती हैं, ये आपस में इंटीग्रेट करती हैं, आपस में रिलेट करती हैं। जैसे कि लिसनिंग हुआ, जब हम जितना ज्यादा हम सुनेंगे, जितना ज्यादा हम रिसीव करेंगे लिसनिंग फॉर्म में, उतना ही ज्यादा हम बोलेंगे, उतना ही ज्यादा हम स्पीक करेंगे। लाइक अगर इंग्लिश भी बोलना है, कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीखनी है, तो जितना ज्यादा हम उस लैंग्वेज को सुनते हैं उतना ज्यादा हम बोलते हैं। लिसनिंग डिपेंड करती है, लिसनिंग जो है वो इंटीग्रेट करती है स्पीकिंग को, स्पीकिंग देन रीडिंग। जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज्यादा हम लिखेंगे, उतनी ज्यादा हमारी राइटिंग अच्छी होगी। तो ये जो है ये इसी ऑर्डर में डेवलप होनी चाहिए और इसी मैनर में भी डेवलप होनी चाहिए, इसी ऑर्डर में और इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलप होनी चाहिए। यही मैंने बताया है, सीक्वेंशियल ऑर्डर, और यही ऑर्डर होना भी चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये हो गया। अब बात करते हैं इन स्किल्स में 2 ऐसी स्किल्स होती हैं जिनको हम रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं, और 2 स्किल्स होती हैं जिनको हम एक्सप्रेसिव स्किल्स कहते हैं। अब रिसेप्टिव मींस रिसेप्टिव स्किल्स। अब रिसेप्टिव स्किल्स और यहाँ पे एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव का मतलब होता है जब हम when we are ready to listen something,
ठीक है। जब हम कोई चीज रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं तो उसे रिसेप्टिव कहते हैं, यानी कि जब हम कुछ रिसीव कर रहे होते हैं। अब रिसीव हम कब करते हैं? जब हम सुनते हैं, यानी कि लिसनिंग, और जब हम रीड करते हैं, और रीडिंग। लिसनिंग और रीडिंग ये दोनों रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं, और स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों एक्सप्रेसिव स्किल्स होती हैं। जब हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं स्पीकिंग के थ्रू या राइटिंग के थ्रू। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। तो जो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं वो कौन सी होती है? लिसनिंग और रीडिंग जो होती है वो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं, और स्पीकिंग और राइटिंग जो होती है वो एक्सप्रेसिव स्किल्स होती हैं। और ये लिसनिंग और स्पीकिंग जो होती है वो ओरल फॉर्म में होती है, और रीडिंग और राइटिंग जो होता है वो रिटन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? रिटन फॉर्म में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो लिसनिंग और रीडिंग और रिसेप्टिव स्किल्स को हम एक्टिव स्किल्स भी कहते हैं, यानी कि जब हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, तो जब हम एक्टिव होंगे तभी हम कुछ रिसीव कर रहे होते हैं। इनको हम एक्टिव स्किल्स भी कहते हैं, और इसको एक्सप्रेसिव को हम पैसिव स्किल्स भी कहते हैं, और प्रोडक्टिव स्किल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव स्किल, यानी कि जो एक्सप्रेसिव स्किल होती है उसको हम पैसिव स्किल, और जो स्पीकिंग एंड रीडिंग, नहीं उल्टा बता दिया है मैंने, सॉरी एक मिनट। रिसेप्टिव स्किल्स को हम पैसिव स्किल कहते हैं। रिसेप्टिव स्किल्स को हम पैसिव स्किल्स भी कहते हैं, और जो एक्सप्रेसिव स्किल होती हैं इनको हम एक्टिव स्किल्स भी कहते हैं। एक्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स। ऐसा थोड़ा ज्यादा कीचड़ हो गया तो फिर से होता है। तो जो मैंने बताया, जो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं इनको हम पैसिव स्किल्स भी कहते हैं। ये चीजें ध्यान रखने वाली है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। पैसिव स्किल और जो एक्सप्रेसिव स्किल्स हैं इसको हम एक्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल, एक्टिव स्किल और एक्सप्रेसिव स्किल ये तीनों एक ही होती हैं, और ये कौन सी होती हैं? ये होती है स्पीकिंग और राइटिंग। प्रोडक्टिव इसलिए क्योंकि जब हम स्पीक कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जब हम राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो भी हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इसे प्रोडक्टिव स्किल्स भी कहा गया है, यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग। और रिसेप्टिव स्किल या पैसिव स्किल्स कौन सी होती हैं? वो होती हैं लिसनिंग और रीडिंग। जब हम कुछ सुन रहे होते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पैसिव होते हैं। पैसिव इन द सेंस कि हम शांत होते हैं, हम शांति से कुछ किसी बात को सुन रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम पैसिव हैं। बट जब हम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम क्या है? हम एक्टिव हैं, तभी हम बोल सकते हैं और तभी हम लिख सकते हैं। पैसिव होकर हम बोलना और लिखना पॉसिबल नहीं है, वहां पे हमें एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके और नाम है। अब हम बात करते हैं इनके एस्पेक्ट्स की, कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं लिसनिंग की, हाँ, जब हम बात करते हैं लिसनिंग की जब हम बात करते हैं तो ये रिलेट होता है सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल। मीनिंगफुल यानी कि सुनकर अर्थ निकालना। कोई मीनिंग डिड्यूस करना। हमने कोई सेंटेंस भी सुना या कोई स्टोरी सुनी तो उसका हम एक अर्थ निकाल सके। अगर कोई बोल रहा है तो उसी कोई
मीनिंग, उसका कोई सिमेंटिक होना चाहिए, सिमेंटिकली वो सही होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो लिसनिंग किससे रिलेटेड होता है? सिमेंटिक एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं स्पीकिंग की। तो स्पीकिंग जो होता है वो फोनेटिक एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। फोनेटिक, फोनेटिक मींस साउंड, एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। स्पीकिंग जो होता है वो फोनेटिक एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। स्पीकिंग जो है वो किससे? फोनेटिक एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, यानी कि जब हम साउंड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तब। और उसके बाद आता है रीडिंग। अब रीडिंग जो होता है वो फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। फोनेटिक कम ग्राफिक क्यों? क्योंकि रीडिंग लाइक कोई रिटन फॉर्म में, या ये समझ लीजिए ये बोर्ड है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो पहली बात तो जब हम रीड कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। साउंड को प्रोड्यूस करना किससे रिलेटेड हुआ? फोनेटिक से। और कम ग्राफिक, ये जो रिटन फॉर्म में होता है इसे हम ग्राफिक बोलते हैं। कोई भी चीज जब रिटन फॉर्म में होती है, यानी कि जब हम पिक्चर भी देखते हैं तो भी बोलते हैं, तो इसे हम ग्राफिक भी बोलते हैं। तो इसलिए फोनेटिक कम ग्राफिक, यानी कि रीडिंग में कौन सा एस्पेक्ट होता है? फोनेटिक कम ग्राफिक होता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं साउंड भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ ग्राफिक फॉर्म में हमारे सामने होता है, तो इसलिए फोनेटिक कम ग्राफिक। और उसके बाद राइटिंग। अब ये होता है ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। किससे रिलेटेड होता है? ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ये चारों आपको ध्यान में रखना है कि लिसनिंग रिलेटेड होता है सिमेंटिक से, स्पीकिंग रिलेटेड होता है फोनेटिक से, और रीडिंग रिलेटेड होता है फोनेटिक कम ग्राफिक से, और राइटिंग रिलेटेड होता है ग्राफिक से, ग्राफिक एस्पेक्ट। सिमेंटिक, फोनेटिक, फोनेटिक ग्राफिक एंड ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। इसका आपको खास ख्याल रखना है, इससे क्वेश्चन आता है। ये एक चार्ट सिंपल सा मैंने आपको समझाया। अब इसके आगे जो फर्दर पॉइंट्स हैं वो होता है, जैसे कि जो कुछ पॉइंट्स हैं लिसनिंग और स्पीकिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग जो होती है इसको हम प्राइमरी स्किल्स भी कहते हैं, आर नोन एज प्राइमरी स्किल्स। लिसनिंग और स्पीकिंग जो होती है इसको हम प्राइमरी स्किल्स भी कहते हैं, एंड दे शुड बी डेवलप्ड फर्स्ट। प्राइमरी स्किल्स होती हैं इसलिए इन्हें पहले डेवलप करना चाहिए, सबसे पहले। should be developed first, ठीक है। और इनका डेवलपमेंट जो है वो पहले होना चाहिए, किसका? लिसनिंग और स्पीकिंग का। लिसनिंग और स्पीकिंग का डेवलपमेंट जो है वो पहले होना चाहिए, दे शुड बी डेवलप्ड फर्स्ट। और उसके बाद जो रीडिंग और राइटिंग है इसको हम रीडिंग एंड राइटिंग, ये प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं और रीइंफोर्समेंट स्किल्स भी कहते हैं, आर नोन एज प्रोडक्टिव स्किल्स एंड रीइंफोर्समेंट स्किल्स। यानी कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग है इसको हम प्राइमरी स्किल कहते हैं और ये पहले डेवलप होनी चाहिए, और रीडिंग और राइटिंग जो है इसको हम प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं और ये पहले डेवलप होनी चाहिए, और इसको रीइंफोर्समेंट स्किल्स भी कहते हैं। प्रोडक्टिव
और रीइंफोर्समेंट स्किल्स। ये हुआ। अब हम बात करते हैं एक एक करके, पहले लिसनिंग स्किल की। लिसनिंग स्किल में जो कुछ टॉपिक है हम उसको देखते हैं, पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम एक एक स्किल्स को पढ़ेंगे। पहले आता है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग क्या होता है? इट इज एन ऑरल इनपुट। ऑरल इनपुट, ऑरल मीन्स सुनने से रिलेटेड, इट इज एन ऑरल इनपुट। और होता है इट इन्वॉल्व्स a sender, a message and a receiver. A sender, a message and a receiver. और इसमें होता है that speech, rhythm, intonation, pronunciation are learned by listening appropriate मॉडल्स। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लिसनिंग स्किल के अंदर क्या आता है? इट इज एन ऑरल इनपुट, यानी कि ये ऑरल इनपुट फॉर्म में होता है, यानी कि सुनने से रिलेटेड होता है। ऑरल मीन्स सुनने से रिलेटेड। एंड इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर, अ मैसेज, अ रिसीवर, यानी कि जब हम सुन रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट अ सेंडर, सेकेंड अ मैसेज एंड थर्ड अ रिसीवर। जैसे कि अगर आप भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, देन आई एम अ सेंडर एंड यहाँ पे मैंने एक मैसेज को सेंड करने की कोशिश की है, और आप है रिसीवर। सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। एंड स्पीच, रिदम, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन आर लर्न्ड बाय लिसनिंग एप्रोप्रिएट मॉडल्स, यानी कि जो स्पीच होता है, जो रिदम होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है और जो इंटोनेशन होता है, इनका जो डेवलपमेंट है, इनका सीखना कैसे होता है? एप्रोप्रिएट मॉडल्स, जब बच्चे जो होते हैं वो एप्रोप्रिएट मॉडल्स को सुनते हैं, तब उनके अंदर ये चीजें अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, ये स्किल्स अच्छे से डेवलप्ड होती हैं। एप्रोप्रिएट मॉडल्स मीन्स जब हम उन्हें लिसनिंग फॉर्म में, यानी कि जो लिसनिंग के मटेरियल्स होते हैं वो काफी अच्छे फॉर्म में उन्हें हमें अवेलेबल कराना चाहिए। लाइक हमने कोई वीडियो दिखाई या ऑडियो क्लिप्स वगैरह, लाइक अगर हम इंग्लिश सिखा रहे हैं तो हम फॉरेन लैंग्वेज में कुछ ऑडियो क्लिप्स को अवेलेबल कराएं। वीडियोस होते हैं जो कि जिसमें वो सुनते भी हैं और देखते भी हैं। स्मार्ट क्लासेस का यूज करना चाहिए। और सबसे मेन होता है इसमें टीचर। बच्चे का सबसे मेन रोल मॉडल कौन होता है? टीचर होता है। टीचर जैसा बोलेगा, जैसा एक्सप्रेस करेगा, वैसे ही बच्चा भी सुनेगा और वैसा ही एक्सप्रेस करेगा। अगर टीचर का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है तो बच्चे का प्रोनाउंसिएशन कभी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए अगर लैंग्वेज का टीचर है तो कहीं ना कहीं पढ़ाने से रिलेटेड, पढ़ाना तो ठीक ही है, बट कहीं ना कहीं उसके बोलने का तरीका, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसकी पर्सनैलिटी, उसका जो इंटोनेशन है, उसका रिदम, वो सारी चीजें काफी अच्छी होनी चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। सबसे बड़ा रोल मॉडल बच्चे के सामने रोल मॉडल कौन होता है? टीचर होता है। और इसके साथ साथ हम उसे अप्रोप्रिएट मॉडल्स, यानी कि हम उसे ऑडियो क्लिप्स अवेलेबल करा सकते हैं, उसे वीडियोस दिखा सकते हैं, चार्ट्स दिखा सकते हैं। ये सारी चीजें वो जितना ही इन सबके अंडर में आएगा, इन सबको जितना ज्यादा वो सुनेगा उतना अच्छा उसके अंदर डेवलप्ड होगा। ये सारी स्किल्स उतनी अच्छी उसके अंदर डेवलप्ड होंगी। हमने लिसनिंग के बारे में पढ़ा। अब स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा ये। और तब तक इसमें छोटा सा जो 2 टॉपिक बचा है उसको हम कर लेते हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। पहली है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच
एंड एक और होता है जिसको जो इसका अपोजिट होता है, ये होता है टॉप डाउन अप्रोच। इंग्लिश के अंदर ये दो अप्रोच होती है, एक होता है बॉटम अप अप्रोच और एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। अब ये क्या होते हैं? बॉटम अप अप्रोच मीन्स जब हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो हम बॉटम अप यानी कि सबसे बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं देन अप पे जा रहे हैं। अब बॉटम में सबसे छोटी जो यूनिट होती है लैंग्वेज की वो क्या होती है? वो होती है अल्फाबेट। हमें अच्छे से पता है कि लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है अल्फाबेट। अल्फाबेट से हम क्या सीखते हैं? वर्ड्स पे आते हैं। वर्ड से हम सेंटेंस या फ्रेजेस भी कह सकते हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ एंड देन हम स्टोरी को समझते हैं। तो ये क्या हुई? ये बॉटम अप अप्रोच हुई। हमने बॉटम से स्टार्ट किया देन अप पर जाते गए। पहले हमने अल्फाबेट को सीखा, देन हमने वर्ड्स को सीखा, देन हमने सेंटेंस को सीखा, देन पैराग्राफ और फिर स्टोरी को समझा। ये क्या हुई? बॉटम अप अप्रोच हुई ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब जो टॉप डाउन अप्रोच है इसको हम नेचुरल अप्रोच भी कहते हैं। नेचुरल अप्रोच, इसको नेचुरल अप्रोच भी कहते हैं। और नेचुरल अप्रोच क्यों कहते हैं? क्योंकि जब जैसे बच्चा है, वो कोई स्टूडेंट है, कोई चाइल्ड है, जब वो घर में भी अगर सीख रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि किसी बच्चे ने, अगर हमने अपनी मदर टंग सीखी है, हमने अपने घर की लैंग्वेज जो सीखी है वो डायरेक्ट सीखी है ना, ऐसा तो है नहीं कि पहले हमें हमारी मम्मी ने छोटा बड़ा सिखाया, फिर छोटा बड़ा से 2 वर्ड्स सिखाए, फिर सेंटेंस सिखाए, फिर पैराग्राफ से, फिर ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने डायरेक्ट सुनते गए और बोलते गए, हमें इनपुट मिलता गया, हम आउटपुट करते देते गए। तो इसीलिए इसको नेचुरल अप्रोच भी कहते हैं। डायरेक्ट हमने डायरेक्ट सेंटेंस से स्टार्ट किया, हम जो सुन रहे हैं वो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो बोल रहे हैं, इसलिए इसे हम नेचुरल अप्रोच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले ही हमें होल मिल जाता है किसी भी टॉपिक का। स्टोरी से पैराग्राफ, हमने कोई स्टोरी पढ़ी, फिर हमने उसके पैराग्राफ को समझा, देन हमने उससे एक एक सेंटेंस को निकाला, देन हमने वर्ड्स को निकाला, और वर्ड्स के बाद हमने क्या फोकस किया? अल्फाबेट पर फोकस किया। यही होता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन यानी कि टॉप से डाउन पे आना। ये ऐसे हो गया, स्टोरी देन पैराग्राफ, सेंटेंस, वर्ड्स, अल्फाबेट। और इसको हम नेचुरल अप्रोच भी कहते हैं, नेचुरल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। नेचुरल अप्रोच इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी मदर टंग होती है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, उसको कहीं ना कहीं हम नेचुरली जो सीखते हैं वो टॉप डाउन अप्रोच से ही सीखते हैं। जब हम नेचुरली कोई भाषा को सीखते हैं सिंपल तरीके से, तो वो हम टॉप डाउन अप्रोच से ही सीखते हैं। लाइक हमने सुना और बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हम वहाँ पे कहीं बुक्स उठा के हम अल्फाबेट पे फोकस नहीं करते, वर्ड्स पे फोकस नहीं करते, सेंटेंस, ये सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं। और ये हुई बॉटम अप अप्रोच, ये हुई टॉप डाउन अप्रोच, जिससे भी क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अभी इसमें और भी टॉपिक्स बचे हैं जो एक नेक्स्ट क्लास में करूंगी, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम छोड़िए, 2 क्लास में ये लैंग्वेज स्किल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्रिपरेशन करते रहिए। फॉर्म ना फिल किया हो तो फिल कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच।